नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे मई महीने के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में, जितने भी इंसिडेंट्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, उन सब के बारे में। और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी आप स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हो और आपको पूरे मई महीने का करंट अफेयर या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के इवेंट्स जो हैं वो सब कंपाइल में एक जगह पे चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है इवेंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि मई महीने के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं या कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है भारत के लिहाज से, आप देखो तो भारत की एक सबसे पावरफुल लोकोमोटिव का निर्माण हुआ है भारत में, जिसका नाम है WAG-12। ये भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में इसके पहले इतनी मजबूत या फिर इतनी हाई पावर वाली कोई भी लोकोमोटिव बनी नहीं थी। इसकी जो कैपेसिटी मानी जाती है वो 12,000 हार्स पावर की है। सोचो आप, इतनी पावर की ट्रेन आज तक भारत में बनी नहीं थी कभी। ये अगर आप देखो फ्रीट के हिसाब से या माल को ढोने के हिसाब से भारत में, तो आप अंदाजा लगाओ तो 6,000 टन के आसपास का सामान ये एक साथ ढो सकती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और अगर डिब्बे के हिसाब से देखो तो करीबन 118 डिब्बों को ये एक साथ ये ट्रेन लेके चल सकती है। तो भारत के लिए अगर आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन का जो समस्या थी भारत के लिए कि बहुत टाइम लगता था हमारी ट्रेन को और बहुत कम लोड था उनका ले जाने का, तो वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें भी है क्योंकि जो भारत का जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर या फिर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो भारत में एक दिल्ली से मुंबई को लेके या फिर वाइजैग लेके या कलकत्ता लेके सामान को तेज गति से और आसानी से एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसमें ये ट्रेन बहुत काम की साबित हो सकती है। और भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको ये बूस्ट देने के लिए ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बताऊं मैं आपको। फ्रेंच कंपनी है एल्स्टॉन, एल्स्टॉन उसका नाम है, उसके साथ भारतीय सरकार ने इसमें टाई अप करा और टाई अप के बाद एल्स्टॉन प्राइम ने इसको बनाया है। मधेपुरा बिहार में इसका लोकेशन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको लोकेशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, तो योर आंसर विल बी मधेपुरा बिहार। और इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एल्स्टॉन, फ्रेंच कंपनी है जिसने इसको बनाया है। इसका मॉडल नेम भी एल्स्टॉन प्राइम है। अब हम बात करेंगे कि जो रिसेंटली लोकस्ट अटैक हुआ है। अब आप देखो, इस लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी दल। तो अभी आपने सुना होगा न्यूज़ कि भारत में बहुत सारे किसानों की फसलों को बर्बाद किया है लोकस्ट ने, और मध्य प्रदेश में या राजस्थान में और पाकिस्तान में बहुत सारी फसलों को बर्बाद किया, अफगानिस्तान में, ईरान में, मतलब पूरा जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है या मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में इसने बर्बाद किया है। तो बेसिकली लोकस्ट होते क्या हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे ग्रास होपर होता है, वो फसलों को खाते हैं, ऐसे ही लोकस्ट होते हैं, उनसे पावरफुल होते हैं और ये लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम होते हैं। इनका एक ग्रुप होता है जो बहुत सारी फसलों को मिनटों में या घंटों में ख़त्म कर सकता है। और इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दिन में 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जहाँ से तेल का सारा व्यापार होता है, उसी एरिया से ये वहाँ से उठे हैं और वहाँ से ये धीरे धीरे 1-2 महीने में होते हुए भारत में पहुँचे इस टाइम पे। और भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि जो भारत के फसलें हैं इस टाइम पे उनको बहुत ये नुकसान कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बरसात तक ये भारत में रहेंगे और ब्रीडिंग करेंगे। तो अगर भारत सरकार ने इसमें करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो ये भारत की सरकार को या फिर भारत की फसलों को बहुत लंबा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने हज़ारों करोड़ का नुकसान पाकिस्तान की सरकार को पहुंचा दिया है, पाकिस्तानी किसानों को पहुंचा दिया है। अब अगली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पिछले दिनों, वो थी कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको अपॉइंटमेंट मिली है या फिर वो इलेक्ट हुए हैं इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है ये और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर को इसमें अपॉइंटमेंट मिली है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। बेसिकली देखो तो आपके जो डायरेक्टर जनरल होता है WHO का, जो डॉक्टर टेड्रोस है, ये पोस्ट उससे थोड़ी अलग होती है, एक तरह से कंसल्टेशन का काम करती है, पर उतने राइट होते नहीं है। पर फिर भी ये भारत के लिए बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है क्योंकि भारत के एक पर्सन को इसमें नॉमिनेशन मिला है या उनको इलेक्शन मिला है उसमें। एक और न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के टाइम पे, वो थी हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेके। तो अभी आप देखो तो US और चाइना के बीच में जो भी टेंशन चल रही हैं, उसका एक बेस ये माना जाता है हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेके। अब हांगकांग एक ऐसा ऑटोनॉमस रीजन है जो टोटली डिफरेंट है चाइना से या फिर एशिया से। वहाँ की डेवलपमेंट अलग है, वहाँ के पैरामीटर्स अलग है, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल वेस्टर्न जैसा है, US और UK जैसा है। वहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी ग्रो करती है,
लोगों की जो SDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो बहुत अच्छा है। तो वो चाइना में रहना नहीं चाहते हैं। बेसिकली मैं फैक्चुअली बात करूँ अगर तो, पर क्योंकि वो चाइना का पार्ट है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाइना देखता है, और इसलिए वो चाइना उस पर एक सिक्योरिटी लॉ इम्पोज कर रहा है, जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल भी लीगल नहीं है। इसलिए यूएस उसको अपोज कर रहा है। इवन इफ यूएस ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक मतलब जैसे डोजियर होता है या फिर कोई उसको लेके समर्थन को लेके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लाना चाहा तो चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया है। रिसेंटली न्यूज में था ये। अब ये जो लॉ है UKSAR, इसको बोलते हैं HKSAR। HKSAR का मतलब क्या होता है? HKSAR का मतलब ये है बेसिकली कि चाइना चाहता है कि जो हांगकांग के नागरिक हैं वो उसका जो राष्ट्रगान है या जो उसका राष्ट्रीय प्रतीक है उसका सम्मान करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगेगा। जबकि जो कि हांगकांग है उसको एक तरह से लोकतांत्रिक माना जाता है। वहाँ पे हर किसी को अपना अधिकार होता है कि जो भी वो करना चाहे कर सकते हैं। कोई लीगली बाइंडिंग आर्गूमेंट या फिर लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप देखो तो हांगकांग की ऑटोनॉमी को एक तरह से खतरा है। या फिर आप देखो माइक पोम्पियो जो है यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या जो वहाँ का विदेश मंत्री का पद होता है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हांगकांग इज नो लॉन्गर एन ऑटोनॉमस रीजन। मतलब कि यूएस ये मानता है कि हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है वो चाइना ने छीन ली है, और उसके साथ जो भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं, जो प्रेफरेंसेस मिलती है, स्पेशल स्टेटस मिलता है, वो हम लोग अब रिव्यू करेंगे या फिर उसको हम सस्पेंड करेंगे। अब चाइना का ये फायदा था कि हांगकांग को स्पेशल स्टेटस यूएस ने दे रखा था, तो चाइना हांगकांग की कंपनीज को लेके इंडिया में या यूएस में ट्रेड करता था, जिससे इनको फायदा होता था और बहुत सारा पैसा ये लोग कमाते थे। पर अब अगर चाइना अगर ऐसा करता है तो यूएस ऑलरेडी इसको ब्लॉक कर देगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में थी आज के टाइम पे, वो था ताइवान का इशू पिछले 1-1.5 महीने में। अब सिंस ताइवान जो है वो लोकतंत्र देश है एक तरह से, इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं, और वो हमेशा से ही रिपब्लिक जो कंट्रीज़ हैं जो या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको फेवर करता आया है। तो उसने ताइवान को लेके और उसने हांगकांग को लेके चाइना के सामने एक स्ट्रांग ओपिनियन रखा है। और साथ ही साथ आप देखो तो ताइवान के जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट बनी है लगातार दूसरी बार, साई इंगवेन, उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें उन्होंने सभी नेताओं को बुलाया था। तो भारत से वहाँ पे 2 MPs को, मीनाक्षी लेखी जी को और एक और राजस्थान के MP आती हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा था उनकी ओथ सेरेमनी में। तो एक तरह से मैसेज था चाइना को कि अगर आप हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट में या फिर बॉर्डर को लेके इंक्रोचमेंट करते रहेंगे और हमारी गवर्नमेंट को या फिर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो हम भी आपकी जो वन चाइना पॉलिसी है उससे अलग रूप रखेंगे और हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। एक तरह से मैसेज सेंड करना था चाइना को भी, और वो जरूरी भी है क्योंकि ताइवान हमारा साथ दे रहा है। उसने हमें 50 लाख के आसपास मास्क जो है गिफ्ट करे थे कोविड-19 टाइम पे। अभी अभी भी वो हमारी हमेशा से ही हेल्प करता आया है स्ट्रेटेजिकली। अब हम बात करते हैं US चाइना कोल्ड वार के बारे में। तो पहली बात तो जो कोरोना वायरस की इंक्वायरी होनी थी कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसको लेके बहुत बड़ी टसल चल रही है US और उसके अलाइज के साथ चाइना की। तो US और उसके अलाइज जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया या UK हो गया, ये लोग चाहते हैं कि हम इंक्वायरी करें कि वुहान जो सिटी है वहाँ की लैब से कोरोना वायरस आया है, इनको ऐसा शक है और ये इसके लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं। पर चाइना हमेशा से ही इनके जो इस स्टांस है इसको डिनायल के मोड में रहता है, और वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि इसकी इंक्वायरी हो। मतलब वो चाहता है कि WHO करे, पर WHO एक तरह से बायस्ड इस टाइप ओपिनियन रख रहा है चाइना को लेके, या फिर वो प्रो चाइना हो गया है। तो इस वजह से US चाइना के बीच में एक तरह से कोल्ड वार की सिचुएशन आने वाली है। और इस टाइम पे चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना टेल्स US टू स्टॉप टेकिंग देम टू द ब्रिंक ऑफ अ न्यू कोल्ड वार। मतलब कि जिस तरह से US चाइना को लेके बुली कर रहा है, ऐसा लगता है कि US हमसे एक कोल्ड वार चाह रहा है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। और आप देखो तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो अभी आगे बढ़ेगी, और साथ ही साथ देखो तो इससे भारत को फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिश्ते को बात करोगे, चाइना और US के रिश्ते ख़राब होते हैं तो ऑब्वियसली US के पास ऑप्शन चाइना के बाद भारत ही होता है साउथ एशिया में, या फिर आप देखो एशिया में ही, क्योंकि बड़ा जाइंट भारत ही है चाइना के बाद यहाँ पे। एक और न्यूज़ बहुत पॉपुलर थी इस टाइम पे, वो है इंडो नेपाल टेंशंस। तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि शुरू में क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो लोकेशन, तो भारत के यात्री जो हैं या फिर भारत के धर्म में, हिंदू धर्म में जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मानसरोवर यात्रा का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत सेक्रेट माना जाता है मानसरोवर यात्रा।
तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिपू लेक, एक जगह है भारत सरकार के अंडर आती है या फिर भारत की सीमा के अंदर आती है, वहाँ पे एक सड़क बनाई जिससे जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे लिपू लेक पास की चाइना बॉर्डर से वो आसानी से हो सके और भारतीय जो पिलग्रिम्स हैं या फिर तीर्थयात्री हैं उनको सरलता से दूसरे देश में जाने का मौका मिले, जिससे उनकी जो रिलीजियस फेथ है वो आसानी से पूरी हो सके, कम पैसे में और कम टाइम में हो सके। तो ये भारत सरकार ने करा। अब उसके बाद से नेपाल ने इसको अपोज किया कि लिपू लेक उनको बिलोंग करता है, और हमेशा से उनका स्टांस ऐसा रहता है कि वो इस पर डिनाइल मोड में रहते हैं कि ये इंडिया की टेरिटरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की सरकार के पास ये टेरिटरी आज़ादी के पहले से भी है और अभी भी है, तो कभी भी ये नेपाल के टेरिटरी कंट्रोल में रहा ही नहीं है। ये उनका एक सुगौली की ट्रीटी 1818 के आसपास की, 1816 के आसपास की मानी जाती है, जिसको वो बेस करते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी भारत सरकार के बीच में नहीं हुई थी, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजाओं के बीच में हुई थी, और उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, कंट्रोवर्शियल है वो ट्रीटी, तो उसको बेस बनाना सही नहीं है। और क्योंकि इसका जो मिलिट्री पर्पज है वो कोई था नहीं और एक तरह से पिलग्रिम के लिए बनाया गया, तो इस पर जो विवाद खड़ा करना नेपाल का, या फिर बाद में भारत का जो टेरिटरी है काला पानी और लिपू लेक उसको अपने नक्शे में दिखा देना, ये जाहिर करता है कि आप कितना प्रो चाइना हो गए हैं। और भारत के नागरिकों को आप कोरोना वायरस का स्प्रेडर बोलते हैं, कि भारत का जो वायरस है वो चाइनीज़ वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस टाइप के स्टेटमेंट इन्होंने दिए भारत के खिलाफ। इस तरह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे रिसेंट टाइम में। एक और न्यूज़ बहुत पॉपुलर थी आज के टाइम पे, वो है इंडो चाइनीज फेस ऑफ इन लद्दाख। तो लद्दाख जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है, हम जानते हैं कि अक्साई चीन का इलाका हमारा चाइना ने कब्जा कर रखा है इस टाइम पे। तो अब जितना कब्जा किया है उतना तो LAC बन गया है वहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद भी चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं या फिर चाइनीज़ की मिलिट्री जो है PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो भारत के और अंदर आ रही है, लद्दाख के ईस्टर्न बॉर्डर के अंदर। बेसिकली जो लोकेशन है गैलमा वैली, जिसको बोलते हैं गालमा वैली, वहाँ पे ये और अंदर आ रहे हैं। बताया जाता है 3 किलोमीटर के आसपास एंक्रोचमेंट इन्होंने करी है। भारतीय सैनिकों ने हम्बली रिक्वेस्ट करा पोस्टर बना के कि आपने गलत करा है और आप हमारी टेरिटरी में आए हैं, पर ये मान नहीं रहे हैं। तो जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही हैं, पर आप देखो तो चाइना का स्टांस जो है इस टाइम पे देखो तो वो ताइवान को लेके, हांगकांग को लेके, या फिलीपींस को लेके, या इंडिया को लेके, जो भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट को खुल के सामने ला रहा है, जिससे जो कोविड-19 की इंक्वायरी है वो वीक हो सके और वो मैटर दब जाए। तो चीन अपनी जो कमियां हैं उसको छुपा रहा है बॉर्डर पे तनाव पैदा करके। तो बेसिकली एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, और भारत का जो सॉवरेनिटी है उसको भी खतरा एक तरह से हो रहा है इससे, क्योंकि चीन की सरकार का ये जो मानना है, अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट इश्यू करा है कि अपने सैनिकों को कि आप वार के लिए तैयार रखिए। तो ये भारत को भी एक तरह से आगाह करता है कि हमें भी अपनी तैयारियां मजबूत करनी होंगी, और हमारी सेना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार है, और किसी भी तरह की क्या कहते हैं इसको, स्थितियों से निपटने के लिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग करी है NSA से या फिर तीनों सेनाओं के चीफ से, इसको लेके एक तरह से पॉजिटिव इंस्टांस रखा है। और साथ ही साथ जिस तरह से डोकलाम में भारतीय सेना ने डटकर सामना किया था चाइनीज आर्मी का और उनको पीछे हटना पड़ा था, उसी तरह से यहाँ पर लद्दाख में भी भारतीय सेना पूरे शौर्य के साथ वहाँ खड़ी है और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए वो तत्पर रहती है हमेशा से। अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 की इंक्वायरी और जो 5 आइज ग्रुप है उसके बारे में। तो बेसिकली कोरोना वायरस जो कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक बन के सामने आया है पिछले शताब्दी में, मतलब अभी तक के इतिहास में आपने और हमने जितने भी चीज़ें देखी हैं उसमें सबसे खतरनाक चीज़ कोरोना वायरस सामने आई है। 3 लाख 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है इसमें, 20-30 लाख 50 लाख लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। दुनिया का सारा कारोबार इसने ठप करा चुका है। तो दुनिया की हर एक चीज़ का फोकस इस टाइम पे कोरोना वायरस पे है कि इससे लोग मर रहे हैं। इसकी इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए कि कहाँ से ये आया, पर चाइनीज गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, उनका ये मानना है कि ये US का है। तो ये एक तरह से डिनाइल है, जबकि दुनिया के हर एक देश चाहता है कि इसकी एक बार इंक्वायरी हो, और चाइना इसको डिनाई कर रहा है। अब आप देखो कि ह्यूमैनिटी को लेके इनका कितना इनसेंसिटिव अप्रोच रहा है चाइना का। और अगर आप देखो तो कोविड-19 के पास आउट होने के बाद या फिर इसके गुजरने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया के देशों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो चाइना के साथ रिलेशंस इस कीमत पे रखेंगे कि उनके नागरिकों को इस तरह से 6 महीने साल भर के लिए परेशान होना पड़े, उनकी जान जानी पड़े, या फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इकॉनमी बर्बाद कर दी जाए। तो ये जो 10-12 ऐसी न्यूज़ थी जो पिछले 1 महीने में घटी हुई घटनाएं,
और इनका इंपॉर्टेंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करोगे या फिर किसी एग्जाम की बात करोगे तो ये एग्जाम्स में आपके आएंगे जरूर, और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी इवेंट्स के बारे में आप अपने राय रखिए या फिर इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और आपको ये नॉलेज काम की लगी हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेरीज को भेजिए। जो भी चीज़ें आपको, जो भी टॉपिक्स आपको कठिन लगते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल द अर्बन गुरुजी पे सेंड करिए। अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए हो तो हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।